राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है लोकसभा चुनाव के लिए। ये पहली लिस्ट बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जारी की है। 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों का नाम है, 2 पूर्व सीएम के नाम शामिल हैं। पहली लिस्ट में 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में 47 युवाओं को मौका मिला है। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो 195 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 34 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की इस पहली लिस्ट में। वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री तीसरी बार। इसके साथ ही 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है, महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। 47 युवाओं को मौका दिया गया है। 47 सीटों पर युवाओं को टिकट पार्टी ने दिया है। 195 सीटों पर कुल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट दिया गया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ेंगे। उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है। 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे देख रहे हैं इस लिस्ट को? जी बिल्कुल, अगर आज बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य राज्यों की बात करें, खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अधिकतर वो शहर है जो पहले भी थे, यानी कि विनिंग कौन से हो सकते हैं वो देखे गए। लेकिन दिल्ली की बात करते हैं तो जब एनसीआर की बात आते हैं तो वहां पर अभी तक जो 5 उम्मीदवार घोषित किए हैं दिल्ली में, उनमें से 4 के चेहरे बदल दिए हैं, यानी कि उनकी जगह नए चेहरों को दिया गया है। तो ये अलग अलग समीकरणों के हिसाब से पूरे देश भर में रखा गया है। जो 195 सीटें हैं, इनमें खासकर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह गांधीनगर से ही जो है चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह को लखनऊ से यहाँ पर अगर बात करें उम्मीदवार बनाया गया है। हम हरियाणा की दृष्टि से भी बात करें तो हालांकि 6 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की, जो भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति है, उसकी बैठक होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बुलाया गया है, उससे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को भी बुलाया गया और अपनी बात रखेंगे। लेकिन हरियाणा से जुड़े 2 ऐसे नाम हैं, जो कि एक त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद है बिप्लब देब, जो कि हरियाणा के चुनाव के भी प्रभारी है, हरियाणा राज्य के भी भाजपा के प्रभारी हैं। उन्हें त्रिपुरा वेस्ट से उम्मीदवार बनाया गया, यानी कि वो भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिप्लब देब जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं त्रिपुरा के, जो पहले राज्यसभा के सांसद हैं अभी, अब उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है त्रिपुरा वेस्ट से, जिनके पास अभी हरियाणा में प्रदेश भाजपा के चुनाव की प्रभारी की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से हरियाणा से जुड़ा एक और नाम है, हम बात करें भूपेंद्र यादव की, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। गुरुग्राम लोकसभा के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं, दक्षिण हरियाणा से।
और ये माना जा रहा था कि इस पर उन्हें भूपेंद्र यादव को महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं थी। लेकिन भूपेंद्र यादव को अलवर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है जी। तो आज 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें दिल्ली में 5 में से 4 चेहरे बदले गए हैं। मीनाक्षी लेखी को भी मौका नहीं दिया गया, उनकी जगह वहां बात करें तो सुषमा स्वराज की जो बेटी है बांसुरी स्वराज, उनको वहां से मौका दिया गया है। तो जिस तरह समीकरण देख रहे हैं, रमेश भदौड़ी जो है उनकी जगह जो है नए उम्मीदवार वहां सामने आए हैं। तो तमाम समीकरण यहाँ पर देखते हुए भाजपा ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जी। बहुत शुक्रिया आपका दीपक शर्मा, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़े, जानकारी पहुंचा रहे थे और उन्होंने देखिए बताया भूपेंद्र यादव का नाम भी चर्चाओं में चल रहा था और इसके साथ ही बिप्लब देब को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। कुल 195 उम्मीदवार हैं जिनके नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया। 34 इसमें केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक लोकसभा स्पीकर हैं जिनके नामों की घोषणा कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश से 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, उत्तराखंड की 3 सीटों पर और दिल्ली की 5 सीटों पर, जिनमें से 4 के प्रत्याशी बदले गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है, 195 सीट्स जिन पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। वाराणसी से एक बार फिर प्रधानमंत्री चुनाव तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट पार्टी ने दिया है। इसके साथ ही गांधीनगर से अमित शाह चुनावी मैदान में। तो जैसा हम जिक्र लगातार कर भी रहे थे, प्रमुख सीटें जिन पर आज ऐलान संभव है और 195 ऐसी सीटें हैं जिन पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी ने कर दी है। उन्नाव से साक्षी महाराज उम्मीदवार हैं और मथुरा से एक बार फिर से हेमा मालिनी को पार्टी ने टिकट दिया है। तो अमित शाह गांधीनगर से चुनावी मैदान में, लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट मिला है, अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है, विदिशा से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान टिकट उनको दिया गया है, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं और अब गुना से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है, कोटा से ओम बिरला को टिकट दिया गया है, अलवर से भूपेंद्र यादव को टिकट दिया गया है, त्रिपुरा वेस्ट से बिप्लब देब को टिकट दिया गया है, मथुरा से एक बार फिर हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को टिकट दिया गया है और कैसरगंज से ब्रजभूषण का टिकट कटा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये प्रमुख सीटें हैं, प्रमुख नाम हैं जो आपको हम बता रही हैं इस वक्त, जिनका ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तो लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। कैसरगंज से ब्रजभूषण का टिकट पार्टी ने इस बार काट दिया है। तो मथुरा से हेमा मालिनी एक बार फिर से मैदान में है। वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया और राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। सबसे पहले केसी सर आपके पास में आ रहा हूं। ये जो 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इनमें कुछ प्रमुख सीटें जिनके नाम की चर्चा हम लगातार कर भी रहे हैं सर, कैसे इसका एनालिसिस आप कर रहे हैं? जनता पार्टी ने नियर अबाउट 1/3 जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, परंतु इस बार उन्होंने ज्यादा कोई कंट्रोवर्शियल मामला नहीं रखा, कोई धमाकेदार रखा। सिर्फ दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में जहां 4 उम्मीदवार बदले हैं, जहां सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट दिया गया, मीनाक्षी का टिकट काट दिया गया है, हर्षवर्धन जी का टिकट काट दिया, ऐसे मतलब एक टिकट मनोज तिवारी को रखा है, बाकी 4 के टिकट काट दिए हैं, 2 की अभी घोषणा होनी बाकी है। तो 34 जो मंत्री हैं उनको भी टिकट दे दिया, युवा चेहरों को भी टिकट दे दिए। तो इस बार
भाजपा ने यह कोशिश की है कि एक पलड़ा बराबर रखा जाए, सारे समीकरण सामने कोशिश की है, और पहली लिस्ट में कोई कंट्रोवर्शियल नाम नहीं रखे, जैसे ब्रिजभूषण से वो पहलवानों के साथ थी कंट्रोवर्सी तो उनको टिकट काट दिया। हाँ, टैनी का थोड़ा सा है, टिकट दिया, परंतु उनका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट थी, उनके बेटे पे दोस्त थे। तो भाजपा ने पूरा संतुलन बनाने की कोशिश की है, और भाजपा जो है कई बार चुकाने वाले फैसले लेते हैं, और हो सकता है अगली लिस्ट में ऐसे कुछ फैसले आ जाएं। अभी हरियाणा को टच नहीं किया है, हिमाचल है, पंजाब जहां आपका और कांग्रेस का समझौता नहीं है वो भी नहीं टच किया है। तो हिमाचल में थोड़ी सी दिक्कत है कांग्रेस में इसमें फूट चल रही है, और जो प्रताप सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष है वो लगता है उसके तेवर ऐसे लग रहे हैं कि वो कांग्रेस से नाराज है और भाजपा की तरफ झुकाव है, और हो सकता है अगर वो भाजपा ज्वाइन कर सकती है तो वो इसमें मंडी से, हिमाचल में 4 सीट है, उनमें से 1 सीट कांग्रेस के पास है जो मंडी है, और मंडी से प्रताप सिंह है, तो इसमें अगर वो ज्वाइन कर जाती है तो हो सकता है कि उन्हें मंडी से टिकट दिया जाए। वैसे और भी नाम चर्चा में है, परंतु हिमाचल का जो है इसमें कांग्रेस का डामाडोल है। तो दूसरी लिस्ट में 6 तारीख को हरियाणा का जो डिसाइड होगा, हरियाणा भी इसलिए नहीं छेड़ा गया अभी तक कि हरियाणा में जसपा और भाजपा की मिलीजुली सरकार है। अब जसपा कह रही है कि हमने 10 की 10 सीटों पे अपनी तैयारी कर रखी है, भाजपा भी अगर 10 सीटों पे अपने उम्मीदवार अनाउंस कर रहे हैं, पहले 2 उम्मीदवार बाहर से बेपर जी के और दूसरों के नाम के भूपेंद्र जी के नाम की चर्चा थी, परंतु अब को टिकट मिल गया, तो इसमें अब हरियाणा से उम्मीदवार तय किए जाएंगे, और बहुत सारे पुराने उम्मीदवारों को दिया जाएगा। अंबाला सीट है जहां से रतन लाल कटारिया जी का निधन हो गया है, और वहां बंतो कटारिया जी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। कृष्ण बेदी जी राजनीतिक सलाहकार रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, उनका नाम भी चल रहा है। इस तरह बहुत सारे नाम चल रहे हैं, परंतु 6 तारीख को पता लगेगा कि हरियाणा में किस किस को टिकट दिया जाता है, और क्या इससे पहले समझौता हो जाता है, जेजेपी को कोई सीट छोड़ते हैं या नहीं। परंतु ब्रजेंद्र जी का भी अभी बयान आया था, वो कहते हैं हमारा समझौता सरकार के चलाने के लिए, बनाने के लिए था, ना कि चुनावों के लिए। तो इससे लगता है कि लोकसभा चुनावों में इसमें कोई ज्यादा समझौते की आस नहीं है। हो सकता है 1 आधी 2 सीट छोड़ दी जाए, परंतु लगता नहीं है कि तो 6 तारीख के बाद पता लगेगा हरियाणा में क्या बनता है। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, सर कैसे एनालिसिस कर रहे हैं बीजेपी की इस पहली लिस्ट का? सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूंगा कि अभी आपने बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है कैसरगंज से, लेकिन मैं लिस्ट देख रहा हूँ उसमें कैसरगंज का तो नाम अभी कहीं आया ही नहीं है। तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है? सर मैं इसे कंफर्म करके ठीक कराता हूँ, आप अपनी बात रखिए। क्योंकि लिस्ट में अभी कैसरगंज का नाम आया ही नहीं है जी। तो ये कहाँ से बात उठी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है? मेरे हिसाब से मैं क्रॉस चेक कराता हूँ इसे जी, इसको एक बार चेक कर लीजिए आप। बाकी बहुत सारे टिकट जो उम्मीद थी कि वापस मिलेंगे वो मिले हैं, कई लोगों का था कि इस बार टिकट बदले जाएंगे, वो बदले गए। और ये भाजपा की एक रेगुलर रणनीति है, भाजपा हमेशा ये करती है। जो प्रमुख जिसको वीआईपी सीट्स कही जाती हैं, वो वीआईपी सीट्स प्रधानमंत्री जी की तो रहनी ही रहनी थी, अमित शाह जी की भी है, सुषमा स्वराज की जगह उनकी बेटी को टिकट दिया, वो एक्सपेक्टेड था कि दिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों को, जैसे शिवराज सिंह चौहान को इस बार लोकसभा लाया गया, क्योंकि उनको सीएम नहीं बनाया गया तो उनको केंद्र की राजनीति में शामिल कराया गया। ये एक बड़ा इनाम है, बड़ा इनाम कहा जा सकता है शिवराज सिंह चौहान के लिए। और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये हमेशा से होता है कि कुछ सीटों में बदलाव होना जाहिर सी बात है कि होना ही होना था जी। और उत्तर प्रदेश में भी जरूर कुछ चौंकाने वाले फैसले आ सकते हैं। भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ विधायकों का नाम आपको इस केंद्र की राजनीति में नजर आए, जो हो सकता है इस समय मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसी उम्मीद है कि उन्हें लोकसभा लड़ाए जाने की प्लानिंग चल रही है। बाकी अभी सिर्फ 16 राज्यों के आए हैं, 16 राज्यों में भी पूर्ण सीटों की लिस्ट नहीं आई है और धीरे धीरे मंथन चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ये लिस्ट पूरी हो जाएगी और अच्छा है, देखिए प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई है तो उन्हें अपने क्षेत्र में तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि भाजपा का प्रत्याशी चुनाव कम लड़ता है, भाजपा का चुनाव तो हमेशा मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ा जाता है और इस बार भी मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार और 400 के पार। तो मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव हो रहा है, मोदी के चेहरे पे ही चुनाव होना है। अजय मिश्रा टेनी का टिकट
उम्मीद थी कि कटेगी, लेकिन नहीं कटी है उतने सारी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी। हालांकि ये बात सही है कि कानूनी रूप से देखा जाए तो अजय मिश्रा टेनी का उस इंसिडेंट में कहीं कोई रोल नहीं है, उनके बेटे का रोल है। और कानून की दृष्टि में बाप और बेटे दोनों अलग होते हैं। राजनीतिक दृष्टि से अपोजिशन इस बात की हवा जरूर उड़ाएगा कि भाई इतना संगीन अपराध होने के बाद भी उनको टिकट दे दिया गया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाए रखा गया। लेकिन अपोजिशन की दलीलों से भाजपा को कोई फर्क पड़ा नहीं। और राजनाथ सिंह जी के टिकट की उम्मीद थी कि लखनऊ से शायद इस बार किसी और को दिया जाए, लेकिन उनकी भी सीट बरकरार है। तो ये कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह का दबदबा लखनऊ के लिए बरकरार है अभी। और बाकी देखिए अभी धीरे धीरे और चीजें आती हैं सामने। अच्छा, 28 महिलाओं को उसमें टिकट है और 47 ऐसे कैंडिडेट 195 की इस लिस्ट में हैं जो कि युवा हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं दिलीप जी? नहीं, अच्छी बात है। देखिए युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में एक चीज जो कही जाती है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं है। हालांकि कुछ नेताओं के बच्चे जरूर हैं राजनीति में, लेकिन उसको परिवारवाद नहीं कहा जाएगा। और भाजपा एक स्ट्रेटेजी पर भी चल रही है कि वो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन की लीडरशिप को भी तैयार कर रही है। तो ये जो युवा है जिनको आज केंद्र की राजनीति में हिस्सेदारी दी जा रही है, अगर ये जीत के आएंगे तो ये केंद्र की राजनीति को बेहतर समझेंगे और इनमें से ही कुछ मंत्री बनाए जाएंगे। कुछ संचालन कैसे होता है देश की सरकार का उनको सीखेंगे। तो ये आगे की रणनीति के तहत इनको लाया जा रहा है और ये अच्छा है। युवाओं की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी के लिए तो महिला रिजर्वेशन बिल आया है। हालांकि वो अभी कानूनी रूप से इनैक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन भाजपा ये कोशिश कर रही है कि अपोजिशन को इस बात का मौका ना मिलने पाए कि महिलाओं की भागीदारी नहीं है। तो इस 195 सीटों में महिलाओं की भागीदारी हालांकि उतनी नहीं है जितनी रिजर्वेशन के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन फिर भी है और ये अच्छा है। ठीक है। केसी सर, चूंकि आप इससे पहले हम जिक्र ये कर रहे थे हरियाणा को लेकर आपने बात कही है और अभी हमारे संवाददाता बता भी रहे थे कि आगे अभी जो बैठक होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की उसमें हरियाणा के लीडर्स भी शामिल रहेंगे, खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और उसके बाद हरियाणा को लेकर भी लिस्ट सामने आनी है। बिप्लब देब पर हम चर्चा अब से कुछ देर पहले कर रहे थे। बिप्लब देब को टिकट दिया गया है, वो मुख्यमंत्री त्रिपुरा के रह चुके हैं, इसके साथ ही हरियाणा के प्रभारी भी हैं और लोकसभा का चुनाव अब उनको लड़वाया जा रहा है। तो कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखो, अब हरियाणा का प्रभारी तो फिर बदलना ही पड़ेगा। पूरा टाइम तो वो देख नहीं सकेंगे। जब वो अपना चुनाव लड़ेंगे तो उनका ध्यान अपने चुनाव पर होगा। तो हो सकता है हरियाणा का कोई और प्रभारी लगाया जाए और हरियाणा को देखा जाए कि कैसे करना है। और इससे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जेजेपी और भाजपा के बीच समझौता होता है या दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं। अगर दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी तो उसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। अभी कांग्रेस की भी स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस ने भी अभी अपने टिकटों की अनाउंसमेंट करनी है और वहां उन्होंने एक सीट जो कुरुक्षेत्र की आप पार्टी को दे दी है, बाकी 9 सीटों पे उन्होंने चुनाव उम्मीदवारों को घोषणा करनी है। परंतु अब देखना यह है कि इसके साथ साथ अब जो हरियाणा में कांग्रेस और आपके अलावा भी इन लो पार्टी है उसके साथ या किसी और दूसरी पार्टी के साथ भी समझौता होता है, या विपक्ष मिलकर लड़ता है या भाजपा और कांग्रेस आपकी ही बीच में सीधी टक्कर होती है। और हिमाचल में तो पार्टियां 2 ही रहती हैं हमेशा, भाजपा और कांग्रेस ही। तीसरी पार्टी नाम मात्र होती है। पीछे आपने आप कैंडिडेट खड़े किए थे और बहुत सारों की जो जमानतें जब्त हो गई थी विधानसभा चुनावों में। तो इसलिए हिमाचल में कोई ऐसी बात नहीं है। पंजाब में जो है, पंजाब में थोड़ा सा लगता है जैसे हंसराज जी हैं उनको पंजाब से लड़ाया जा सकता है, या पंजाब में अकाली दल और भाजपा का समझौता भी हो सकता है। किसान आंदोलन से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था। समझौता जो हो रहा था वो टूट गया था। श्रोमणी अकाली दल नहीं चाहता था कि हम किसानों की बदनामी हमारे से आए, हम समझौता कर लें और किसान उधर से नाराज हों। परंतु अब किसान आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ गया है। तो हो सकता है भाजपा और अकाली दल के बीच में समझौता हो जाए और भाजपा अकाली दल मिलकर चुनाव लड़े। और दूसरी तरफ जो है आप और कांग्रेस का तो कोई समझौता है नहीं, पंजाब में इनकार कर दिया है। तो पक्ष के दूसरे दलों से भी समझौता होने की कोई संभावना नहीं। दिलीप जी, अभी हम पिछले कुछ समय से देख रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी ज्यादा एक्टिव थे, सक्रिय थे। ग्वालियर चंबल अंचल में काफी दौरे उन्होंने हाल फिलहाल में किए हैं। अब गुना से उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो कैसे इस स्ट्रेटजी को आप देख रहे हैं बीजेपी की? नहीं, मध्य प्रदेश अगर हार जाते तो हो सकता है इनकी सीट पर खतरा हो जाता है इनके टिकट पर। लेकिन क्योंकि ये
3 राज्यों में बड़ी जीत आई है, हिंदी भाषी बेल्ट है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को हटाने की कोई सवाल नहीं खड़ा होता है, क्योंकि हटा करके वो नाराजगी मोड़ नहीं लेना चाहेंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का अच्छा वोट बैंक है, अगर वो किसी भी तरीके से उनसे हारते तो जैसे वो कांग्रेस से टूट करके भाजपा में आए थे, हो सकता है वो भाजपा से टूट के कांग्रेस में चले जाते। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जो विधायक टूट करके आए थे कांग्रेस से, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो पार्टी में नहीं मिली है, विधायकी में भी टिकट रिपीट नहीं हुए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके स्थान पर बरकरार रखा गया है। और ये भाजपा की एक अच्छी रणनीति है, वरना इस रणनीति को अगर वो नहीं अपनाते तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो जाता है इस बात का। यूपी में सर रिपीटेशन काफी हुआ है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? यूपी में सरकार अच्छी चल रही है, क्योंकि राज्य की सरकार भी है और हर तरफ से रिपोर्ट अच्छी है, इसलिए टिकट बहुत ज्यादा बदलने का कोई मतलब बनता नहीं है। हालांकि कुछ सीटों पर बदलाव जरूर होगा, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह की बात अभी करी जा रही है, हालांकि मेरे हिसाब से उनका टिकट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोवर्सी को भाजपा ध्यान रखेगी तो हो सकता है ब्रजभूषण शरण का टिकट इस बार हो ना। हालांकि वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट कटेगा नहीं, उन्होंने मीडिया में भी इस बात को बड़ा छाती चौड़ा करके बोला है कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो अब ये भाजपा को देखना है कि उनका दबदबा बना करके रखती है या उनका दबदबे को दबा देती है, अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन बाकी सीटों पर कोई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने जिन्होंने काम नहीं किया, जिनकी रिपोर्ट, चूंकि भाजपा अपने तरीके से एक सर्वे कराती है अपने हर सांसद हर विधायक का, बिल्कुल, तो कुछ सांसदों की रिपोर्ट ऐसी है जिनका टिकट कटने की उम्मीद है। हालांकि जो लखनऊ का पड़ोसी सीट है वहां से सीट कटने की उम्मीद थी, लेकिन उनको वापस दे दिया गया। मुझे लगता है कि वो जातिगत समीकरण के नाते सीट वो वापस दे दी गई है। तो बाकी उत्तर प्रदेश में चूंकि चीजें सब कंट्रोल में है और भाजपा के ही कंट्रोल में है, तो सीट अगर बदली भी जाएगी तो उस सांसद के व्यक्तिगत काम ना करने की वजह से बदली जाएगी। कोई पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश। ठीक है केसी सर, हम अलग अलग प्रदेशों की भी अलग अलग सीटों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। 34 केंद्रीय मंत्री इसमें हैं और शिवराज सिंह चौहान जिनकी चर्चा काफी ज्यादा मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद हुई है, तो इन 34 केंद्रीय मंत्रियों को लेकर भी आपका एनालिसिस चाहूंगा। और शिवराज सिंह चौहान को चूंकि अब विदिशा से चुनाव लड़वाया जा रहा है, केंद्र की राजनीति में उनको क्या लाया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो, शिवराज चौहान जी का अपना दबदबा है, स्टेट में अपना दबदबा है। वो कहते रहे विधानसभा चुनावों में कि मैं केंद्र में नहीं जाऊंगा, राज्य में ही रहूंगा, परंतु अब चुनाव का टिकट की घोषणा के बाद उसने मोदी जी का धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा क्या था कि चुनाव लड़ूंगा। तो इसके बाद ये स्वाभाविक है कि उन्हें केंद्र में मंत्री पद मिलेगा, अच्छा उनको स्टेटस मिलेगा और उन्हीं के नाम पे जो है मध्य प्रदेश में जो सीटें जीती जाएंगी। बाकी जो चौथी में मंत्री हैं उनके भी कामकाज को देखा गया है और उसी हिसाब से टिकट दिया है। भाजपा ने अभी तक तो कोई इतना जोखिम मोड़ लेने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि कई बार हो जाता है पहले मोदी जी का चेहरा है, चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा और मोदी जी का जो अपना व्यक्तित्व है उसके कारण लोग जो है उनसे जुड़े हैं और जो बहुत सारे अगर एमपी का अगर कामकाज ठीक भी नहीं हो और टिकट मिल गया है तो मोदी के नाम पे वो जीतेंगे। तो बार ऐसा हो गया था कि हिमाचल में जो टिकटें दी गई थी विधानसभा में उसमें कम से कम 1.5 दर्जन के करीब बागी उम्मीदवार थे और वो वहां थे जहां जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, इनका संसदीय क्षेत्र है और हमीरपुर में बिल्कुल साफ हो गए, पांचों की पांचों सीटें हार गए थे। वहां से एक जो कांग्रेस का था वो आजाद उम्मीदवार वहां से जीता था, 4 जो थे कांग्रेसी जीते थे। तो इसी तरह ऊना और बिलासपुर उसकी नड्डा जी की होम स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से बिल्कुल साफ हो गए। तो इसलिए अब जो है वो विद्रोह की ज्यादा गुंजाइश नहीं है और भाजपा भी नहीं चाहेगी कि अगर कहीं विद्रोह होता है तो उसको दबाया जाए और कंट्रोवर्शियल को थोड़ा सा कम किया जाए। हो सकता अगले आने वाली जो लिस्ट है उसमें कुछ चौंकाने वाले चेहरे आ सकते हैं जो जिन तक रोक रखा है, परंतु जो डैमेज कंट्रोल जो है जो मोदी है उनकी टीम बड़ी बढ़िया है। वो जैसे राजनाथ जी है या गृह मंत्री जी, इनके टिकट डिक्लेयर हो गए हैं और इनका अपना दबदबा है। तो मैं समझता हूं कि भाजपा ने जो नारा दिया है 400 का बार, तो उसके साथ साथ जो सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर ये 400 पार कर जाएंगे और इसके
जो भाजपा का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में इसमें नेतृत्व की कमी है, ठीक। आपस में फूट भी है। हाँ। और चलिए सर, बहुत शुक्रिया केसी मलकानिया जी आपका। दिलीप यशवर्धन जी आपका बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज के साथ जुड़कर अपनी बात साझा करने के लिए और इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो 195 उम्मीदवार ऐसे जिनके नामों का ऐलान हो चुका है। 195 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। आने वाले वक्त में हरियाणा को लेकर या बाकी जो सीटें हैं उनको लेकर बीजेपी की स्ट्रेटजी इन प्रत्याशियों के चयन को लेकर किस तरीके की होगी, ये देखना अहम होगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।